स्टूडेंट्स एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज के क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के आगे बढ़ते हुए कि दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं, यानी कि इमेज को हम लोग दर्पण में कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग को सीखना है। इसके लिए आप लोग को सबसे पहले अपने पास कॉपी, पेन और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर बैठना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से किरण आरेखों की आवश्यकता होती है और इन किरण आरेखों को कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग को ध्यान से देखना है। तो दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख सबसे पहला है कि बिंब से किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। बिंब से, बिंब किसको कहते हैं तो वस्तु को कहते हैं। तो बिंब से किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और परावर्तन के बाद एफ से चली जाती है। एफ का अर्थ होता है मुख्य फोकस। एफ का अर्थ क्या होता है? मुख्य फोकस। आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से प्रकार को निकालिएगा, प्रकार को, डिवाइडर को, ये मेरा प्रकार हो गया, प्रकार को निकालिएगा और उस प्रकार से अपने स्केल पर, उस प्रकार से अपने स्केल पर किसी भी संख्या को माप लीजिएगा, जैसे कि 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, जितना भी मापिए। चलिए हमने क्या किया कि 4 सेंटीमीटर माप ले, 4 सेंटीमीटर स्केल पर प्रकार से माप कर और एक बिंदु से इस तरह एक हमने अवतल दर्पण को बना लिया। चलिए सबसे पहले ये बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। तो हमने 4 सेंटीमीटर मापा और माप के एक हमने दर्पण को बनाया और ये दर्पण के दूसरी तरफ हमने पेंट कर दिया। ये मेरा दर्पण कौन है? ये दर्पण कौन है? तो ये दर्पण मेरा अवतल है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। और जहां से इसको हम इस दर्पण को बनाए हैं उसको वक्रता केंद्र सी कहते हैं। इस दर्पण के बीच को मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और पी और सी से इसको स्केल से क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा सीधा। मेरे पास अभी कुछ है नहीं, लॉकडाउन में क्या करें, खुद स्थिति यहाँ पे घर पे कुछ मिल नहीं रहा है, आप लोगों को समझा रहे, उस तरह बनाइएगा। तो P से C को हमने क्या किया, मिला दिया। अब चलिए हमने दर्पण का काम कंप्लीट कर दिया। अब C से P को हमने कितना माना था तो 4 माना था। अगर 4 मानेंगे तो 4 का आधा कितना होता है, 2, यानी P से C की दूरी 4 था तो P से स्केल से 2 सेंटीमीटर माप कर वहां पे आपको लिख देना है। सबसे पहले ये बताइए कि आप एक दर्पण में P, C और F को बना सकते हैं ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। P, C, F हमने मान लिया। अब P, C, F मान लिया तो हमको अब एक बिंब रखना। हमने एक वस्तु को यहां पे रख दिया। चलिए वस्तु को रख दिया, वस्तु को ही हम लोग बिंब कहते हैं। लिखा है कि बिंब से किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। तो हमने क्या किया, इस बिंब से इस प्रधान अक्ष के समानांतर स्केल को रखना और साफ सीधा रखना कि लगे कि रेल की पटरी है। तो पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, समानांतर का इसके साथ एक जैसे इस तरह एक रेशियो में समानांतर किरणें गई और समानांतर जब जाती और परावर्तन के बाद F से चली जाती। जैसे यहां से परावर्तन हुआ तो परावर्तन के बाद स्केल को ऐसे सीधा रखना, ऐसे, और रखने के बाद इसको F से गुजार देना। चलिए पहला किरण आरेख आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बिंब से किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और परावर्तन के बाद F से चली जाती है, यानी परावर्त गई और जैसे दर्पण से टकराई और F से चली गई। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा के लिए सबसे पहले आपको दर्पण बनाना है। तो दर्पण इसी तरह आप 4 सेंटीमीटर का चाहे 6 का माप लीजिएगा। चलिए हम बना लेते हैं, एक बना लिए। इसको जहां से बनाते हैं उसको C मानना, एक तरफ पेंट कर दिए, ये ना। इसको दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण का ध्रुव P कहते हैं और P से C को हमने मिला दिया। एनी प्रॉब्लम? अब मिलाने के बाद इसके P से C की दूरी 4 है तो P से C के बीच में कितना होगा, 2। वहां पे हमने F लगाया। आप 6 मानिएगा तो 3 पर मापिएगा।
अब फिर हमने बिंब को रखा। अब दूसरे किरण आरेख को समझते हैं। इतना तो सब में बनाना है कि बिंब से किरणें निकलकर सी से जाती है, सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, जाती है और उसी पथ पर लौट जाती है। यानी कि सी से इस तरफ गई और इसी पथ पे लौट गई, क्योंकि जैसे आगे जाएगी तो दर्पण मिलेगा और दर्पण से पुनः ये लंबवत वहीं से परावर्तित हो जाती है, अर्थात इसी पथ पर जाती है और यहीं से इसी पथ पे लौट जाती है। समझ में आ गया? चलिए तीसरी किरण आरेख को समझते। इसके लिए भी हमने एक दर्पण को बनाया, इसको एक तरफ पेंट हमने कर दिया, जहां से इसको दर्पण को बनाया उसको वक्रता केंद्र सी कहते हैं। चलिए इस दर्पण के बीच में मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, सी से और पी को हमने मिला दिया। अब देखते हैं कि 4 था तो इसके बीच में दो आया तो हमने एफ को लगाया। चलिए बिंब को हमने रख दिया। सब कोई लिखना कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट लाइक करना मत भूलना। लाइक जरूर, लाइक बटन पर जरूर आप लोग लाइक बटन को दबाइएगा। चलिए अब है कि बिंब से किरणें निकलकर एफ से समानांतर जाती, एफ से जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिंब से एफ से गुजारेंगे, स्केल को ऐसा रखेंगे सीधा और एफ से सीधा स्केल के रख के गुजार दिए और एफ से जाती है और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर, जैसे यहां गई और जैसे यहां से टकराई तो टकराने के बाद एक प्रधान अक्ष के इस तरह समानांतर पूरा सीधा, यानी यहां से सीधे किरणें गई और दर्पण से टकराने के बाद एक प्रधान अक्ष के समानांतर हो गई। समझ में आ गया? इसका चौथी किरण है कि बिंब से किरणें निकलकर दर्पण के ध्रुव से टकराती है और परावर्तन के बाद और परावर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग तो दर्पण बनाएंगे। चलिए हमने दर्पण बनाया, हमने इस दर्पण के एक तरफ पेंट कर दिया। ये दर्पण का आपका ध्रुव, ये हो गया सी, पी, इसको कहेंगे एफ, यहां पे हो गया मेरा बिंब वस्तु। तो ये बिंब से किरणें निकलेगी, दर्पण के ध्रुव से टकराएगी, ध्रुव से टकराई और टकराने के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए यहां से लौट गई। ये मेरा 4 किरण आरेख है। कितने किरण आरेख है? 4 किरण आरेख। ये चारों किरण आरेखों को याद रखना है, यानी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए 4 किरण आरेख मस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कि बिंब से किरणें निकलती है और प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और परावर्तन के बाद एफ से चली जाती है। दूसरी किरण है बिंब से किरणें निकलकर सी से जाती है और उसी पथ पे लौट जाती है। इसकी तीसरी किरण है कि बिंब से किरणें निकलकर एफ से जाती है और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। चौथी किरण है कि बिंब से किरणें निकलकर दर्पण के ध्रुव पर टकराती है और पुनः टकराने के बाद वहां से परावर्तित हो जाती है। ये हम लोग पढ़े किरण आरेख के बारे में। अब हम लोग को देखना है कि दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, साथ ही साथ उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, साथ ही साथ समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उस प्रतिबिंबों की प्रकृति को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण, स्थिति का क्या जी? निर्धारण। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले हम लोग वस्तु को, वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। सबसे पहले किसी भी दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं। जब वस्तु अनंत पर होता है, वस्तु अनंत पर हो, इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें दर्पण बनाना है। दर्पण कौन बनाना है? तो अवतल दर्पण बनाना। अवतल दर्पण बनाने के लिए आपको बताए हुए कि कैसे बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा, स्केल पर इस तरफ 4 सेंटी जितना भी माप लीजिएगा, माप लिए, ठीक है। हमने जहां से बनाया उसको सी बोला,
केंद्र बोला, इसको मिला दिया, ये मेरा कौन दर्पण, अवतल दर्पण। इस दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव और P से C को सीधा मिलाए प्रधान अक्ष। P और C के बीच के मध्य बिंदु सा बीचों बीच में F होता है। जब वस्तु अनंत पे होता है तो इसमें मात्र एक ही किरण आरेखों को हम लोग खींचते हैं, कि वस्तु कहाँ है हमको पता नहीं है। इसके लिए एक किरण आरेख को खींचते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर किरणों को खींचते हैं। और जैसे अनंत से प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तित होती है, तो मुख्य फोकस से होती है। ऐसे भी यहां से जाती है और जाकर ये दर्पण से परावर्तित हो जाती है। कहीं से भी अनंत से किरणें प्रधान अक्ष के जब समानांतर आती है तो आने के बाद वो मुख्य फोकस पर आकर परावर्तन के बाद मिलती है। जब एक परावर्तन पे कट रही है तो सबसे पहले ये देखना है कि ये कटान मेरा दर्पण के आगे है कि पीछे है। जब ये दर्पण के आगे है तो वस्तु मेरा वास्तविक होगा, प्रतिबिंब मेरा क्या होगा, वास्तविक होगा। साथ ही साथ अनंत पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है, जो हम लोग देख नहीं पाते, बहुत कम, बहुत छोटा बनता है। सूर्य बहुत बड़ा है, हम लोग के आंख में उसका प्रतिबिंब कितना, बहुत छोटा बनता है। ठीक उसी प्रकार अनंत पर जब वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है। यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बने। जैसे वास्तविक बना तो उल्टा बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तीसरा, प्रतिबिंब F पर बनेगा। कहां पर बनेगा, F पर बनेगा। चलिए, हमने पढ़ा कि वस्तु को जब अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब F पर बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। साथ ही साथ वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अब इसका दूसरा कंडीशन है कि वस्तु अनंत और C के बीच हो, C के बीच हो, C के बीच हो। C को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दर्पण को बनाएंगे। चलिए, दर्पण को बनाया। इस दर्पण को एक तरफ हमने पेंट कर दिया। अब दर्पण को जहां से बनाते हैं उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को P कहते हैं। P से C को हमने मिला दिया। P और C के बीचों बीच में F लगाएंगे। अब वस्तु को अनंत और C के बीच, इधर कोई बिंदु नहीं तो अनंत, यहां पर C हमने अनंत और C के बीच रखा। अब इसमें किरण आरेख की आवश्यकता है। इसमें किरण आरेख में पहला किरण आरेख पढ़े थे कि पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। चलिए, पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। थोड़ा सा टेढ़ हो गया है, आप लोग घर पे बनाइएगा, स्केल से अच्छा से बनाइएगा। तो पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली जाती है। चलिए, हम लोग किरण आरेख को पहला खींच दिया। दूसरी किरण आरेख, दो खींचना है, कोई भी दो। दूसरी किरण आरेख C से जाती है और उसी पथ पे लौट जाती। ये देखो तो दोनों किरणें यहां पर कट गई। ये जहां पर कटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब बताइए कि ये प्रतिबिंब दर्पण के आगे है कि पीछे है, तो दर्पण के आगे है। जब आगे है तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। सेकंड चीज कि यह प्रतिबिंब वस्तु, इससे ये देखिए वस्तु है, ये वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, इससे ये बहुत छोटा है, तो लिखेंगे वस्तु प्रतिबिंब छोटा बनेगा। किससे छोटा बनेगा, वस्तु से। तीसरा, कहां बन रहा है, तो C और F के बीच बन रहा है, तो लिखेंगे C और F के बीच बनेगा। तो हमने पढ़ा कि वस्तु को अगर अनंत और C के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। अब जब अनंत और C के बीच रख लिए तब तीसरा कंडीशन अब C पर रखना है। तो तीसरा कंडीशन है
कि वस्तु C पर हो। वस्तु कहां पर हो? C पर हो। वस्तु कहीं पर रखना है आपको, तो दर्पण बनाना है, आपको दर्पण बनाना है। अब हमने वस्तु को C पर, कहां पर रखा? C पर। तो सबसे पहले आपको दर्पण इसमें बनाना है। चलिए हमने दर्पण को बनाया। दर्पण को बनाने के बाद जहां से बनाते हैं उसको C बोलते हैं। इस दर्पण के मध्य बिंदु को P बोलते हैं। P से C को हमने मिला दिया। दोनों के मध्य बिंदु को F कहते हैं। ठीक है। अब वस्तु को हमने C पर रखा। कहां पे रखा? C पर रखा। जैसे वस्तु को C पर रखेंगे तो पहली किरण तो मेरी प्रधान अक्ष के समानांतर गई, और समानांतर जाने के बाद मुख्य फोकस से चली गई। ओके। दूसरी किरण C से जाती है। किससे जाती है? C से। तो यहां से वस्तु जब है तो इसको C से नहीं गुजारेंगे, तीसरी खींच देते हैं। तो तीसरी किरण मुख्य फोकस से जाती है, और जैसे दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद यह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के कहां हो जाती है? समानांतर हो जाती है। सॉरी, तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। और ये जहां पर दोनों किरणें कटती है, आप स्केल से बनाइएगा, पूरा एक्यूरेट कटेगा। तो पहली किरण प्रधान, चलिए एक बार फिर से इसको बना देते हैं। सबसे पहले आपने एक अवतल दर्पण को बनाया। ठीक है। जहां से काटते उसको C, इसको P, दोनों के बीच में F। वस्तु को C पर रखा। जैसे वस्तु को C पर रखा तो पहली किरण तो प्रधान अक्ष के समानांतर गई, और समानांतर जाने के बाद यह मुख्य फोकस से चली गई। ठीक है। दूसरी किरण को आप C से भी गुजार सकते थे, तो यहां से C से भी गुजारिएगा तो डायरेक्ट ऐसे आएगा, बोलिए ना। और जैसे यहां आएगा तो ये दोनों किरणें यहां पर कट गया, यानी दोनों किरणें आकर जहां पे कटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अथवा ये समझ में नहीं आता तो तीसरी किरण यहां से खींच लीजिए कि तीसरी किरण F से जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये जहां दोनों किरणें कट गया वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बना। अब बताइए कि यह प्रतिबिंब दर्पण के आगे है कि पीछे है? तो आगे है। तो आगे का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। साथ ही साथ अब देखते हैं, ये जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, स्केल से बनाइएगा, माप के बनाइएगा। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। तीसरा कहां पर बनेगा? तो C पर बनेगा। चलिए हमने पढ़ा कि वस्तु को सबसे पहले अनंत पर रखते हैं, उसके बाद पढ़ा कि वस्तु अनंत और C के बीच हो, और तीसरा पढ़ा कि वस्तु C पर है। अब हम लोग चौथा इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि वस्तु C और F के बीच हो। वस्तु C और F के बीच हो। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आपको दर्पण बनाना है। हमने सबसे पहले दर्पण बनाया। जहां से बनाएंगे जहां पे सिर्फ रखेंगे उसको C, दर्पण के बीच में P, C और P को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद P और C के बीच की जितनी दूरी होगी उसके आधे दूरी को हम लोग F ले लेंगे। क्या लेंगे? F। अब वस्तु को C और F के बीच रखा। C और F के बीच रखा। चलिए आप लोग बोलिए कि पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर गई और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली गई। एक कोई दिक्कत है? दूसरी किरण C से जाएगी और उसी पथ पे लौट जाएगी, तो C से गई और जैसे आगे भी जाएगी तो वहां से लौट जाएगी। ये दोनों बिंदुएं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर आके कट रही है। तो जहां पे दोनों रेखाएं की दोनों किरणें कटती है उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यह भी प्रतिबिंब इस दर्पण के आगे है। आगे जब है तो यह वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब
वास्तविक तथा उल्टा है। वास्तविक बना तो उल्टा बनेगा, उल्टा है। दूसरा कि वस्तु से बहुत बड़ा है तो लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब देखिए कहां बन रहा है, तो इधर कोई बिंदु नहीं तो अनंत है और यहां पे सी है। प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। तो तीसरा कंडीशन, प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। तो हमने अभी पढ़ा चार प्रतिबिंब के बारे में कि चार प्रतिबिंब कैसे कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए अब देखते हैं इसका पांचवा प्रतिबिंब कहां बनता है, वस्तु को कहां रखते हैं। तो अब तो हम लोग सी और एफ के बीच, अब एफ पर रखेंगे, वस्तु एफ पर हो, एक एक करके बढ़ाते जाना, आगे अनंत पर, तब अनंत और सी के बीच, तब सी पर, तब सी और एफ के बीच, तब एफ पर, तब एफ और पी के बीच। वस्तु कहां पर हो, एफ पर हो। सबसे पहले आपको दर्पण बनाना है, जहां से दर्पण बनाइएगा उसको सी, एक तरफ इसको पेंट कर दिए अवतल दर्पण, ये पी हो गया, दोनों के बीच में एफ हो गया, हुआ ना। वस्तु को एफ पर रखना है, कहां रखना है, एफ पर। तो पहली किरण तो प्रधान अक्ष के समानांतर गई और एफ से चली गई। दूसरी किरण सी से जाती है, सॉरी थोड़ा सीधा लाइन खींचिएगा, दूसरी किरण सी से जाती है और इसी पथ पे लौट जाती है। जाती है और उसी पथ पे क्या होती है, लौट जाती है। यानी कि जब ये दो किरणों को हम लोग स्केल से खींचेंगे तो हम देखते हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर है, समान दूरी पर। समानांतर का अर्थ होता है किरणें कभी कटेगी नहीं। तो हम एक दिमाग में करते हैं कि जब अनंत के किरणें समानांतर आकर एफ बिंदु पर कटती है, हम लोग पढ़े थे ना, तो एफ बिंदु से जब किरणें जब इस तरह समानांतर निकलेगी तो समानांतर किरणें भी अनंत पर कटेगी। तो हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि, कल्पना नहीं बल्कि महसूस मानते हैं कि प्रतिबिंब सबसे पहले कटेगा ना, अनंत पर कटेगा, तो कटेगा तो वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बन गया तो अनंत का प्रतिबिंब जब फोकस पर बनता है तो बहुत छोटा बनता है। तो फोकस पर का बहुत छोटा प्रतिबिंब अनंत पर क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, साथ ही साथ यह प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो हमने अभी पढ़ा कि 6 प्रतिबिंबों को हम लोग कैसे, 5 प्रतिबिंबों को कैसे खींचे, कैसे बनाए। अब एक और इसमें प्रतिबिंब बचा है, वह प्रतिबिंब है एफ और पी के बीच जब वस्तु को रखेंगे। चलिए इसको देखते हैं, एक मिटा देते हैं। अब छठा नंबर है कि वस्तु एफ और पी के बीच हो, एफ और पी के बीच हो। चलिए जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखते हैं तो देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले दर्पण को आप लोग बनाइएगा। चलिए हमने एक दर्पण को बना लिया, इसको एक तरफ और इसको बढ़ा देते हैं, एक तरफ पेंट कर दिया, इसके बीचों बीच में पी से सी को मिला दिया। ये पी और सी के बीच की जितनी दूरी होगी उसके आधे बिंदु को एफ ले लिया। क्या ले लिया, एफ। अब वस्तु को एफ और पी के बीच रखना है। तो पहली किरण तो पड़े हुए हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी और प्रधान अक्ष के समानांतर जाने के बाद वह मुख्य फोकस से चली जाती है। तो पहली किरण इधर प्रधान अक्ष के समानांतर गई
और जैसे दर्पण से टकराई थे मुख्य फोकस से इस तरह चली जाती है। चलिए, मुख्य फोकस से चली गई, पहली प्रधान अक्ष के समानांतर मुख्य फोकस से चली। दूसरी किरण सी से, दूसरी किरण सी से जाती है और उसी पथ पर वापस क्या होती है, लौट जाती है। जब दूसरी किरण सी से जाती है, उसी पथ पे लौट जाती है, तो देखते हैं कि इधर की किरणें चारों तरफ फैल रही है। लेकिन हम कल्पना करते हैं कि इन दो किरणों को अगर हम कल्पना करें कि पीछे अगर ये जाए, कल्पना करते हैं अगर ये पीछे कहीं जाएगा तो जाने के बाद यह एक बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत होगा। यानी इधर तो फैल रहा है, ये पीछे जाकर एक बिंदु पर हमें कटता हुआ प्रतीत होगा, और जहां पे कटता हुआ प्रतीत होगा यानी कि कटता है, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखते हैं कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और जो भी दर्पण के पीछे बनता है उस वस्तु के प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात एक काल्पनिक कटानों से बना है। तो आप लोग को चर्चा किए थे कि काल्पनिक कटान क्या है। जो दर्पण के पीछे कटानों बनती है, जब बनती हुई प्रतीत होती है, उन कटानों को हम लोग काल्पनिक कटान कहते हैं। यानी कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक, जब काल्पनिक बना तो सीधा बनेगा, काल्पनिक सीधा बनेगा। 2 नंबर कि यह तो दर्पण के पीछे बन रहा है, साथ ही साथ वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, तो इससे ये बड़ा है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। जब ये वस्तु से बड़ा बन गया तब हमको देखना है कि यह प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो लिखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब हमने जब इसमें अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंबों को खींचा, तो इसमें हम लोग को 2 चीजों को देखना पड़ा कि एक तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बना था, उसके बाद बड़ा भी बना था, उसके बाद उल्टा भी बना, उसके बाद सीधा भी बना, बराबर भी बना। तो एग्जाम में पूछेगा कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, तो कौन दर्पण है अवतल। कौन दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और बराबर सभी बनाता है, तो वो है कौन जी, अवतल दर्पण। कौन ऐसा दर्पण है कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनाता है, तो काल्पनिक और बड़ा, काल्पनिक बनाया और वस्तु से बड़ा भी बनाया, तो कौन दर्पण, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, इसीलिए अवतल दर्पण को हम लोग आवर्धित दर्पण भी कहते हैं। आवर्धित का अर्थ होता है कि बड़ा होना, कितना गुना बड़ा बनाता है। यानी अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कई गुना बड़ा बनाता है। वो वास्तविक बनाए या काल्पनिक बनाए, लेकिन बड़ा बनाता है, इसीलिए अवतल दर्पण को हम लोग कौन दर्पण कहते हैं, आवर्धित दर्पण। एग्जाम में पूछेगा कि अवतल दर्पण को आवर्धित दर्पण क्यों कहते हैं, तो अवतल दर्पण को आवर्धित दर्पण कहते हैं कि अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कई गुना बड़ा बनाता है, और जो दर्पण वस्तु से प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनाता है, उन दर्पणों को हम लोग आवर्धित दर्पण कहते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण को हम लोग कौन दर्पण कहते हैं, आवर्धित दर्पण। ये तो हम लोग पढ़े अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, इसके स्थिति का निर्धारण किए। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, चलिए देखते हैं ध्यान से। तो उत्तल दर्पण में 2 ही प्रतिबिंब बनता है। वो क्यों बनता है आप लोग को इसमें समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिलैक्स होकर देखना है। तो सबसे पहले वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। सबसे पहले उत्तल दर्पण को भी उसी तरह बनाएंगे कि ऐसे मान लेंगे, और मान के इधर से ऐसे हम लोग एक उत्तल दर्पण को बनाया। और उत्तल दर्पण को बनाया तो आप लोग सबसे पहले स्केल पर माप के बना लीजिए, इसे हमने बना लेते हैं।
और उत्तल दर्पण को बना के इसके अंदर वाले भाग को पेंट कर देना। जहां से आपने उत्तल दर्पण को बनाया है उसको सी लेना। इस दर्पण के मध्य बिंदु को क्या लेना, पी लेना, और पी से सी को मिला देना। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं ना? चलिए, अब P से C की दूरी अगर 4 होगा चाहे 6 होगा तो बीच में कितना लेंगे, 3 पर, यहां पर F ले लिया। हम लोग जानते हैं कि अनंत पर जब वस्तु हो तो अनंत वस्तु को कभी भी रखते हैं तो दर्पण के आगे रखते हैं, यानी दर्पण के आगे वाले भाग को ही हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। अब दर्पण के आगे वस्तु अनंत पे है तो अनंत के किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, लेकिन प्रधान अक्ष के समानांतर के बाद ये मुख्य फोकस से नहीं जाएगी, क्योंकि दर्पण के पीछे तो पेंट है, यहां से यह परावर्तित हो जाती है और यह दर्पण के मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इधर से ये घिस देते हैं, किरणें यहां से परावर्तित हो गई और यहां से जाती हुई प्रतीत होती है। आप लोग क्या कीजिएगा कि सीधा स्केल को ऐसे रख के सीधा यहां से स्केल ऐसे रख लीजिएगा और रख कर ऊपर सीधा घिस दे, नीचे डॉट डॉट से मिला लीजिएगा। ठीक है, यहां भी वैसे कर लीजिएगा। अब पीछे जाकर कटती हुई प्रतीत होती, जब कटती हुई प्रतीत होती है तो वह प्रतिबिंब मेरा वास्तविक होगा कि काल्पनिक, तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। सेकेंड चीज कि अनंत का प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। सेकेंड चीज कि यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तीसरा कहां पर बनेगा, तो दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। एनी प्रॉब्लम? ये दर्पण कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब दूसरा देखते हैं। अब देखो इसमें दो ही क्यों बनता है, क्योंकि इधर कोई बिंदु नहीं है, इधर एक अनंत है और एक पी है, तो हमने अनंत पर बना दिया, तो दूसरा अनंत और पी के बीच में वस्तु कहीं भी रख लो, तो लिखेंगे वस्तु अनंत और पी के बीच हो। जब वस्तु अनंत और पी के बीच होगा तब उसका प्रतिबिंब कहीं भी रख लेंगे, कहीं भी रखेंगे तो अनंत और पी हुआ। इधर से आप लोग दर्पण को बना लीजिएगा ऐसे स्केल पर माप के। चलिए, आपने बनाया, जहां से बनाया उसको सी मानना है और नजदीक ले लेते हैं, और नजदीक से बनाया था, इसको हमने इस तरह पेंट कर दिया, इसके बीचों बीच में पी लिया, पी से सी को हमने सीधा क्या किया, मिला दिया, इसके बीचों बीच में हमने क्या लिया, एफ लिया। अब वस्तु को यहां कहीं भी रख लो, चलो यहां पर कहीं भी रख लेना, आपके ऊपर रख के चेक कर लेना। हमने वस्तु को रखा तो पहली किरण तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली जाती है, लेकिन वे चली नहीं जाएगी, जाती हुई प्रतीत होगी। इसके लिए क्या कीजिएगा कि आप एक स्केल को ऐसे रखिएगा, ठीक है, और रखकर पीछे आप लोग इस तरह डॉट डॉट से मिला दीजिएगा और यहां से इसको ऐसे परावर्तित कर दीजिएगा। एनी प्रॉब्लम? दूसरी बार स्केल को आप, दूसरी किरण सी से जाती है तो सी से नहीं जाएगी, जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि यहां से जाएगी और जैसे जाएगी वहां दर्पण यहां पर है, दर्पण इसको परावर्तित कर देगा। लेकिन हम कल्पना करते हैं कि अगर किरणें पीछे जाएगी इस तरह, तो ये दोनों किरणें एक बिंदु पर कटेगी और जहां पर दोनों बिंदुएं एक दूसरे को काटती है, दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है। यह प्रतिबिंब दर्पण के कहां है, पीछे है, और दर्पण के पीछे का बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक। तो लिखेंगे प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, इससे छोटा है ना, से छोटा बनेगा। तीसरा, दर्पण के पीछे बनेगा,
दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए हम लोग उत्तल दर्पण में देखें कि उत्तल दर्पण में दो ही प्रतिबिंब बनता है और दोनों प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है और दोनों का दोनों प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और उस समय दिखाए थे उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर, अवतल और उत्तल में। तो अवतल दर्पण लिखवाए थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो और उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो। उत्तल का लिखवाए थे जिसका परावर्तक सतह उभरा और धसे हुए भाग पर कलई की गई हो। अवतल दर्पण में लिखाए थे कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है। आज हम लोग बना के देख लिए। उत्तल में बताए थे कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब केवल काल्पनिक बनता है, हम लोग वो भी देख लिए। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बड़ा दोनों बनता है, लेकिन उत्तल में केवल क्या बनता है, छोटा, ये भी हम लोग देख लिए। बोलिए, देखे ना। अब हम लोग को आज सीखना है एक और बाकी लग गया समतल दर्पण का। कौन दर्पण? समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा और इसको एग्जाम में अगर पूछता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो समतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण हम लोग को करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। मिटा दे इसको। चलिए देखते हैं मिटा के। अब हम लोग को पढ़ना है समतल दर्पण। बाबू समतल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है और काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। लेकिन चलिए देखते हैं, बाद में बताते हैं लेकिन का बात। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले समतल दर्पण को बनाते हैं। चलिए हमने एक समतल दर्पण को बना लिया, इसमें हमने पेंट को कर दिया, ठीक है। यहां पर हमने एक वस्तु को खड़ा कर दिया। वस्तु को क्या किया? खड़ा किया। किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो किरण हमें चाहिए। चलिए देखते हैं। एक मिनट, सीधा है ना, सीधा बना लेते हैं। ध्यान से देखना है। अब यहां पर जब वस्तु है तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। चल मान लेते हैं यहां पे प्रकाश स्रोत है, यहां से किरणें निकल रही है, बहुत अनगिनत निकलेगी। हमको इसमें से किसी भी दो किरण को ले लेना है। यहां से किरणें एक निकल रही है और निकलने के बाद ये दर्पण पे जाके टकराई और टकराने के बाद यहां से परावर्तित हो गई। लेकिन जैसे वो परावर्तन होगा तो इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर से ही परावर्तित होना चाहिए। ये हो गया। इसको पीछे नहीं जाएगा, जाता हुआ प्रतीत होगा। हमने इसको नीचे डॉट डॉट से जाता हुआ प्रतीत करा दिया। दूसरी किरण एक मान लेते यहीं से इसके पीछे नीचे की ओर आ रही। चलिए इसी से नीचे आ रही है ऐसे, और यह नीचे आकर किरण नीचे आती है। शायद ये ज्यादा कम मुड़ा हुआ है, यहां से थोड़ा सा ज्यादा मुड़ते हैं ऐसे, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। यहां से इसको पीछे हम लोग डॉट डॉट से मिला देते हैं, ठीक है। एक किरण यहां से निकलती है और निकलकर नीचे की ओर आती है, ऐसे आएगी, आती हुई प्रतीत होगी। चलिए देखते हैं। यह दोनों किरणें आकर एक बिंदु पर कट जाती है। क्या होती है? कट जाती है। अब जितना बड़ा मेरा वस्तु है इसको मिटा देते हैं, उतना ही बड़ा मेरा प्रतिबिंब बनता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना सेंटीमीटर का? 5 का बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है और वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर के साथ साथ ये सीधा बनता है, लेकिन इसके पृष्ठ उल्टा होता है, जिसको हम लोग पार्श्विक विपरीत कहते हैं। पृष्ठ उल्टा का अर्थ यह होता है कि कोई चीजों को, जैसे हम लोग सिंपल से बात समझ लीजिए कि अगर कोई लेटर को हम लोग हिंदी में इस तरह क लिखे हुए हैं, अब इस क को हम लोग आईना में देखेंगे तो क हमें ऐसा दिखेगा, यानी कि इसका पृष्ठ ऐसे था जैसे हमने दर्पण में देखा तो पृष्ठ पलट गया। इसको हम लोग पार्श्व विपरीत कहते हैं। और क ऐसे है
अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब ऐसे बना है। देखिए, सॉरी, मैंने उल्टा बन गया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे बन गया है, ऐसे बन गया है। इसका अर्थ है कि नीचे व ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर चल गया, तो इसको हम लोग विपरिवर्तक कहते हैं, विपरिवर्तक। लेकिन जिसका केवल पृष्ठ बदलता है उसको पार्श्व विपरीत कहते हैं। जैसे कि इसका कल्पना कीजिएगा, आईना के सामने खड़े होते हैं तो कान हमारा ये दाहिने तरफ है, तो हम जब आईना में देखते हैं तो मेरा कान ये दाहिने है, तो उधर से जब घूमे हुए ऐसे हम लोग देखते हैं तो ये तो हमारा दाहिने तरफ चला जाना चाहिए इधर, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आईना में भी ये इधर ही दिख रहा है, उधर से देखते समय भी। इसको हम लोग कहते हैं पार्श्विक विपरीत। क्या कहते हैं? पार्श्विक विपरीत। तो समतल दर्पण, ये वस्तु हुआ, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, तू के बराबर बनता है। सेकेंड चीज, प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनता है। सीधा जो भी प्रतिबिंब बना काल्पनिक बनेगा, सीधा बनता है। थर्ड, प्रतिबिंब पार्श्व विपरीत, विपरीत बनता है, चाहे पार्श्विक विपरिवर्तक भी कहते हैं। चौथा, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है, वस्तु रखा होता है। यानी कि दर्पण के, समतल दर्पण के आगे अगर वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हुआ प्रतीत होता है। तो यह मेरा कौन दर्पण है? समतल। तो आज हम लोग पढ़े कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग को देखना है, कल के क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है। उसके बाद, चिन्ह परिपाटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।